वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अब तो जैसे स्कूल लग गए हैं तो आप सभी खुश भी होंगे। तो बच्चों, आज हम आपका 9th क्लास का 15वां चैप्टर मेघ आए कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरी कविता मानवीकरण अलंकार पर आधारित है। मानवीकरण अलंकार एक बार फिर से बता देते हैं। जिस प्रकार अलंकार होता है बेटा गहना, जिस प्रकार स्त्रियां गहने पहनकर और अधिक सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार कविताओं में जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो कविता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो मानवीकरण अलंकार होता क्या है? जब जड़ पदार्थों को और प्रकृति के अंगों को, जैसे नदी हो गई, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, आदि सब पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, इन्हें मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। अर्थात ये प्रकृति जो है मनुष्य जैसा व्यवहार जब करती दिखाई दी जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अभी कविता में आपको कुछ पंक्तियाँ आएंगी, जैसे मेघ आए बंठन के संवर के। तो बनना संवरना जो है वो मानवीय गुण है, पर यहाँ मेघों के बनने संवरने की बात की है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब पानी की परात तो कोई मनुष्य ही ला सकता है, पर यहाँ बादलों पर इसका आरोप किया गया है कि बादल परात भर के पानी लाए। और नाचती गाती बयार चली, अर्थात बयार होता है हवा जो नाचती गाती चली। तो नाचना गाना मनुष्य का गुण है और यहाँ हवा को नाचते गाते दिखाया गया, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों व्याख्या। बहुत ही प्यारी कविता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। तो कल हमने कठिन शब्द कर लिए थे, अगर आपने नहीं किए तो पिछला वीडियो दोबारा देखिए। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर जो गांव में एक उत्साह दिखाई देता है, गांव के लोगों में एक उत्साह दिखाई देता है। हर व्यक्ति को वर्षा जो है पसंद आती है। और जब हम किसी भी कविता को अपने जीवन से रिलेट कर लेते हैं तो वो हमें समझने में भी आसान होती है और हम उसको महसूस भी कर पाते हैं। तो कवि ने जो है वर्षा ऋतु के आने पर, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, उनमें दिखाई देने वाला जो उत्साह है उसका चित्रण किया है। तो कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के रूप में दिखाया है कि एक दामाद जो शहर में रहता था वो अतिथि बनकर गांव में आया है। तो यहाँ बादलों पर मानवीकरण अलंकार किया है और उन्हें दामाद के रूप में बताया गया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और संवर कर सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। तो बादलों को यहाँ दामाद कहा गया है। जैसे किसी मेहमान, अर्थात दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे पीछे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं। जब कोई नया मेहमान गांव में आता है तो छोटे छोटे बच्चे वो पहले ही आगे दौड़कर सबको बता देते हैं, नाचती गाती बयार चली जो शब्द था। तो जिस प्रकार बादलों के आने पर हवा उनके आगे आगे नाचती हुई चलती है, हवाएं चलने लगती हैं, उसी प्रकार जब दामाद गांव में आता है तो गांव के बच्चे, उनकी सालियां सभी आगे पीछे उनके दौड़ते हुए सारे गांव में ये बात फैला देते हैं कि दामाद गांव में आया हुआ है। और हवा भी जिस प्रकार बादल आते हैं तो हवा उसके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना दे देती है। आपने देखा कि जब बादल घिरते हैं तो हवाएं चलती हैं और गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। ये हमें किससे पता चलता है? जब धीरे धीरे तेज हवा चलने बहने लगती है। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने, उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे होते हैं। जब हवा चलती है तो खिड़की दरवाजे जो है वो आपस में टकराने लगते हैं क्योंकि बादल आए हैं। और जब दामाद गांव में आता है तो सभी जो है अपने खिड़की दरवाजे खोलकर बाहर झांक कर देखने लगते हैं और बड़ी बेताबी से उसे देखकर प्रसन्न होते हैं।
तो इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी-सौंधी हवाएं चलने लगती हैं। हवा चलती है, बादल गरजते हैं और फिर बरसते हैं और सभी लोग बाहर निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब बादल रूपी दामाद गाँव में आता है तो सभी लोग बाहर आकर उन्हें देखकर उनका स्वागत करते हैं। अगला पद्यांश है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बन के संवर के। जब हवा चलती है तो पेड़ लहराने लगते हैं, झुकने लगते हैं। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, मतलब जैसे लोग जो है गर्दन उचका कर उठा कर देखने लगते हैं कि कौन मेहमान आया, किसके घर आया। आंधी चली और हवा आती है तो आंधी चलती है और धूल भागी घाघरा उठाए। धूल को जो है वो नारियों से उनका मानवीकरण किया है कि जैसे कोई मेहमान आता है तो औरतें जो हैं वो जो घर के आंगन में आसपास होती हैं वो घाघरा उठाकर अपना अंदर भागने लगती हैं और अपने चेहरे पर घूंघट सरका लेती हैं कि कोई नया मेहमान बाहर से आया हुआ है। तो इसी तरह मेघ बन ठन कर संवर कर आते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण भी किया है। कवि कहते हैं कि जैसे ही आसमान में बादल छाने लगते हैं, उसके साथ ही आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाकर दौड़ रही हों। कि कोई नया मेहमान जब आ जाता है, ये तब की बात है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 80s में ये कविता लिखी। उस वक्त औरतें जो है वो मेहमानों से पर्दा प्रथा में रहती थी। तो जैसे ही दामाद घर आए अर्थात बादल आए तो जो धूल थी वो घाघरा उठाकर भागी, अर्थात मानो गांव की औरतें घाघरा उठाकर दौड़ रही हैं और साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं कि मानो वो अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कि पेड़ जो झुक रहे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो मेहमान को, जो दामाद गांव में आया है, उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। क्योंकि औरतें पहले दामाद के सामने नहीं, चाहे वो सास भी होती थी, वो दामाद के फेस टू फेस सामने नहीं आती थी। तो वो औरतें घूंघट सरका कर जो है टेढ़ी नज़रों से मेहमान को देख लेती थी। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है और हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगला आपका पद्यांश है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ बूढ़े पीपल से जो है तात्पर्य है वो घर के बड़े बुजुर्ग से है। जुहार होता है वेलकम करना, किसी का किसी को प्रणाम करना या किसी के आने पर उसका स्वागत करना। तो बूढ़ा पीपल जो था, क्योंकि जैसे हवा चली तो आपको पता है पीपल के पत्ते बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो बादलों के आने पर जो पीपल है वो खूब लहराने लगा और खूब आवाज़ उससे आने लगी। और दूसरी तरफ दामाद के आने पर बूढ़ा पीपल अर्थात जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा बरस बाद सुधि लेनी, कि आपने सालों बाद जो है वो सुध ली। और बोली अकुलाई लता, यहाँ बादलों के लिए अकुलाई लता क्या है? जो मुरझाई हुई लताएं हैं, जो बारिश का इंतज़ार कर रही हैं, फिर उनमें फूल खिलने हैं। तो और दूसरी तरफ जहाँ दामाद बोला गया है बादलों को,
तो बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। तो उस दामाद की जो पत्नी है वो किवार होता है दरवाज़ा, दरवाजे के पीछे से बोली अकुलाई हुई मतलब बेचैन हुई कि आपने वर्षों बाद सुध ली हमारी। तो हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो जो बादल हैं वो पानी भर के लाए, और जो अकुलाई लता थी अर्थात दामाद की जो पत्नी थी वो परात भरकर पानी लाई अपने पति के पैर धुलाने के लिए। तो हमारे जो पहले था, अब भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं ये रिवाज है कि औरतें अपने पतियों के पाँव धुलाती हैं, शाम को सोते वक्त सास ससुर के पाँव धुलाती हैं। तो कुछ जगह अभी भी ये रिवाज है। तो जैसे ही दामाद आता है तो उसकी जो धर्मपत्नी होती है वो परात भर के पानी लाती है और उनकी सेवा करती है। और उसी प्रकार जो बादल है वो बहुत प्रसन्नता जो है वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उसके आने से हो जाती है, और वो खूब सारा पानी अपने साथ भरकर लाया। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन में एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं, क्योंकि दामाद को जो है वो हमारे हमारे समाज में दामाद को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि उसे जो है बेटी का दान दिया होता है, तो उसका बहुत ही एक सम्मानीय स्थान होता है। तो इस दौरान उसकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध खोज खबर क्यों नहीं की। तो क्योंकि जो दामाद है उसकी पत्नी बहुत दिनों से उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो बादलों का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारी खेती जो है वो पूरी तरह से बादलों पर निर्भर होती है, बादलों के पानी पर निर्भर होती है। क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पाँव धुलाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया। हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी कोई मेहमान आता है, अब तो शहरी क्षेत्रों में तो ऐसा हो गया है कि गीज़र लगाया कि चलिए जी नहा लीजिए, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कहीं कहीं ये रिवाज है। पहले तो हर जगह था कि जो भी मेहमान आते थे उनके पाँव धुलाए जाते थे। तो इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छुपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतज़ार करें, क्योंकि जो भी हमारे पेड़ पौधे बेल बूटे सब होते हैं वो मेघों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बिना पानी के वो बिल्कुल मुरझाने वाले होते हैं, और जैसे ही मेघ आते हैं और बारिश बरसती है वो हरे भरे हो जाते हैं। और वो बादल से कहती हैं कि उन्हें अब आने का समय मिला। उसी प्रकार जो दामाद होता है उसकी जो धर्मपत्नी होती है वो दामाद से कहती है कि आपको इतने वर्ष बाद मेरी सुध लेने की सूझी। तो बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया, और उसके पास जितना भी पानी है वो उसने थके हुए मेघों के चरणों को धोना शुरू कर दिया। मतलब कि बादल जब आपस में टकराए और बारिश बरसने लगी, और आप और उसी तरह जो दामाद की पत्नी थी वो उसके पाँव पाँव को धुलाने लगी, और मेघों ने जो है वो खूब करके बारिश बरसाई। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो क्षितिज क्षितिज मैंने बताया था कि जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिल नहीं रहे होते पर वो प्रतीत होते हैं। अटारी होता है छत, मतलब आसमान की छत। तो वहाँ दामिनी बिजली दमकी, और जो वहाँ दामाद था और जो उसकी पत्नी थी वो आपस में बात करने लगे कि अब हमें क्षमा करो, अब जो हमारे अंदर जो भ्रम था कि आप नहीं आओगे वो भ्रम की गांठ टूट गई है, और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। तो जहाँ दामाद और उनकी पत्नी आपस में मिले, प्रेम से गले मिले, तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और दूसरी तरफ बादल जो है वो रिमझिम
बरसने लगा। तो उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी। उसे लग रहा था कि जो दामाद आने वाला है वो शायद आए या ना आए, वो भ्रम में थी। लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है। प्रेमिका अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों में प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बादल जो है वो बन ठन कर संवर कर पूरे गांव में आकर उन्होंने पूरे गांव का उत्साह और आनंद बढ़ा दिया। तो ये था बच्चों हमारा मेघ आए कविता की व्याख्या। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।